हाँ जी, आज का टॉपिक है और आज का चैप्टर है लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिटन एंड रजिस्टर्ड, यानी वैधानिक औपचारिकताएं। औपचारिकताएं मतलब फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। तो लिखित एंड रजिस्टर्ड, अब इसका क्या सीन है। वैसे मैंने ये थोड़ा सा आगे का चैप्टर उठाया है क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लक्षण होते हैं, जैसे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस या फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़, जैसे अनुबंध करने की क्षमता, ठीक है। तो उसमें एक लक्षण ये भी होता है कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो बेटा, अगर वो लीगल है और अगर वो रिटन है या रजिस्टर्ड है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। फिर से बता रही हूँ, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। उन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि जब भी कोई एग्रीमेंट ऐसा होगा नेचर वाइज कि जिसमें उस एग्रीमेंट का लिखित में होना ज़रूरी है तो वो लिखित ही होना चाहिए। और कुछ एग्रीमेंट ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका लिखित के साथ साथ रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। अब ये कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है, देखो सारे एग्रीमेंट ऐसे नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक शॉप पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और लेकर वापस आ जाते हैं, पैसे दिए, सामान लिया और आप घर वापस। वो एग्रीमेंट एक तरह से वो एग्रीमेंट भी था और एक कॉन्ट्रैक्ट भी था, लेकिन वो ऐसा था कि वो तुरंत ही निपट गया और आपको ज़्यादा सा कोई फॉर्मेलिटीज़ में पढ़ना नहीं पड़ा, तो उसमें रिटर्न की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही रजिस्टर्ड की ज़रूरत पड़ी। बट कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं कि अगर आप वो लिखित में ना करो या वो रजिस्टर्ड ना करवाओ तो वो कल को दिक्कत कर सकते हैं और कोर्ट में, न्यायालय में अगर कल को जाना पड़े तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा जाने का, इसलिए वो रिटर्न में होने ही ज़रूरी है। हालांकि अनुबंध हमारे दो तरह के होते हैं, मौखिक भी और लिखित भी, यानी कि आपका ओरल भी होते हैं और रिटर्न भी होते हैं। बट कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो लिखित ही होने चाहिए। अब वो कौन कौन से हैं जिनके ऊपर राइटिंग की नेसेसिटी है, यानी कि लिखना ज़रूरी है। जैसे ये कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, इनको ध्यान से देखेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला है देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट, चेक्स। आप इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में भी कर सकते हो, जैसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको लिखित में होना ज़रूरी है। वो डॉक्यूमेंट्स का एग्जाम्पल है विनिमय पत्र, जो अभी आपकी समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, नाम थोड़ा याद रख लो, प्रतिज्ञा पत्र और एक चेक। चेक आपने ज़रूर सुना है और देखा भी है, जो बैंक के ऊपर लिखा जाता है। अब आपने देखा है कभी हम कहीं पे पेमेंट कैश में नहीं करते तो हम उसको चेक दे देते हैं। बेटे चेक अगर रिटर्न में नहीं होगा तो उसकी क्या वैल्यू है। चेक क्या है, रिटर्न में ही है ना, कुछ उसके ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, उस पर डेट लिखी हुई है, उस पर भरने वाले का नाम है, साइन है, बैंक का नाम है, कुछ प्रिंटेड उसमें भरा हुआ है और कुछ आपने पेन से भरना होता है। तो ये चेक जो है, अगर आप चेक लेकर बैंक में जाते हो तो ही तो पैसे मिलते हैं ना। अगर आप बैंक में जाके कहो कि ये पैसे, इतने पैसे मेरे को दे दो, उस बंदे ने मेरे को बोला है, तो बैंक दे देगा क्या? नहीं देगा ना। इसका मतलब आप, वो कहेगा जी चेक लेकर आओ, मतलब रिटर्न में कुछ लेकर आओ। अब आप ये देखो, रिटर्न में भी प्लेन पेपर पे नहीं चलेगा, वो बाकायदा चेक बुक बैंक आपको देता है। उस चेक बुक के ऊपर जो चेक होता है ना, उस चेक में आपको भरना होता है सारी डिटेल और वही बैंक में चलता होता है। अब समझ में आया कि कुछ चीज़ों का रिटर्न में होना ज़रूरी है। ये जो विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ चेक का एग्जाम्पल सेट करो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रहे। ये बाकी बाद में हम करवा देंगे। दूसरा है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट्स। टाइम बार्ड का मतलब क्या है? डेट्स का मतलब है बेटा लोन, यानी कोई ऋण। टाइम बार्ड जिसका टाइम निकल चुका है। और प्रॉमिस टू पे का मतलब ऐसा प्रॉमिस करना, क्या पे करने का, जो ऐसे लोन के लिए है जिसका टाइम निकल चुका है। अब मैं इसको हिंदी में बताती हूँ। समय वर्जित ऋण मतलब जिस ऋण का टाइम जा चुका है उसको चुकाने के लिए दिया गया कोई वचन। अब समझ में आया? अब इसका भी एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए मैंने किसी से 5,000 रुपये उधार लिए और उसने मुझे बोला कि 2 महीने के बाद दे देना। फिर उसने 2 महीने, मैंने 2 महीने नहीं दिए, उसने 2 महीने के तक मेरे वेट करके मेरे पर एक्शन लेना था ना, उसने मेरे पर कोई एक्शन नहीं लिया। उस ऋण को बोलते हैं टाइम बार्ड डेट, जिसका टाइम जा चुका। ठीक है। अब क्या हुआ,
काफ़ी समय के बाद उसने मुझे छोड़ दिया, मतलब कहने का ये है कि उसने मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई बात नहीं, भूल गया बेचारा वो अपना ऋण। कुछ टाइम के बाद मेरे को थोड़ी बुद्धि आई और मेरे पास थोड़े पैसे आए और मुझे लगा कि तुमने अपनी इंसानियत दिखाई है तो भाई ऋण मुझे दे देना चाहिए। और मेरे पास कुछ पैसे आ गए, मैंने कहा अच्छा 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं, अब ऐसा करती हूँ मैं उस बंदे को उसके पैसे वापस करती हूँ। तो मैंने उस पर्सन को एक प्रॉमिस कर दिया, आई प्रॉमिस टू पे, कि मैं जो आपका टाइम बार डेट है ना, जो डेट का टाइम जा चुका है वो पैसा मैं देने को आपको तैयार हूँ, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई केस होगा ना तो उस केस में जो मैं वचन उसको दे रही हूँ ना वो ओरल नहीं चलेगा, उसका रिटर्न में होना ज़रूरी है। अब समझ में आया? जिस ऋण का टाइम जा चुका उस ऋण को दोबारा पे करने का वचन हमेशा लिखित होता है, वो ओरल नहीं चलता, राइट। अब आ जाते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स इन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सुना है। नॉर्मली कंपनी का मतलब जिसके अंदर कुछ शेयर कैपिटल है, शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल के बगैर भी वैसे होती है कि कंपनी, ऐसा भी है कि नहीं हो सकती है, और जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स भी होते हैं। आप इस ऐसी कंपनी मतलब आप किसी भी कंपनी के जब शेयर्स बाई करते हैं, ख़रीदते हैं, ठीक है, और उन शेयर्स, मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी के 5,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है, और अब मैं उसे अपने हस्बैंड को या किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, मतलब देना चाहती हूँ। तो ऐसे नहीं होता है कि मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया और हो गया ट्रांसफ़र, नो। बाकायदा उसके लिए एक एग्रीमेंट होगा जिसमें मैं मतलब रिटर्न में, कहने का मतलब होता है कि जो भी ट्रांसफ़र होगा ना चाहे शेयर्स का, वो रिटर्न में होगा, ऑरली नहीं होगा, राइट, यानी कि लिखित होगा। चौथे नंबर पे आ रहा है सेल, मॉर्टगेज, लीज और गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? इमूवेबल का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप हिला नहीं सकते, जो एक ही जगह सेट हो जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि अचल, यानी कि जो चल नहीं सकती, अचल संपत्ति, राइट। चल तो कोई भी नहीं सकती अपने आप, मतलब कहने का ये कि जो चीज़ मूव नहीं हो सकती, जैसे आप लैंड को मूव नहीं कर सकते, आप किसी बिल्डिंग को मूव नहीं कर सकते, बट आप फर्नीचर को मूव कर सकते हो ना। तो ऐसी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको अगर आप सेल करना चाहते हैं या आप मॉर्टगेज करना चाहते हैं, मॉर्टगेज का मतलब एक तरह से गिरवी रखना होता है, लीज़ यानी पट्टे पर देना चाहते हैं, लीज़ वर्ड आपने अकाउंट्स में ज़रूर पढ़ा होगा, या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। अगर ये चारों में से कुछ भी आप करना चाहते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, या फिर गिफ्ट कर रहे हो, कहने का मतलब होता है किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो भी सिस्टम लिखित में होगा। ऑरली आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फिर आ रहा है नेक्स्ट, कंपनी के पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। ये कंपनी लॉ में आप ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अच्छे से पढ़ेंगे, दैट इज़ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम को बोलते हैं पार्षद सीमा नियम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बोलते हैं अंतर नियम, राइट। तो अब ये दोनों डॉक्यूमेंट ना कंपनी के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी इनके अंतर्गत रहकर ही काम करती है, इनके बाहर जाकर काम नहीं करती है। तो ओबियसली जब डॉक्यूमेंट्स हैं तो थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो रिटर्न में ही होते हैं, तो ये वाले जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी रिटर्न में ही होने चाहिए। ओरली कंपनी किसी को बताती नहीं फिरेगी कि भाई हमारी कंपनी इस साल में बनी थी, हमारी कंपनी की ये शेयर कैपिटल है, हमारे पास इस तरह के शेयर है। नो, हर चीज़ रिटर्न में होगी, और ये हर चीज़ इनके दो डॉक्यूमेंट्स में ही होती है ज़्यादातर, राइट। तो ये बात समझ में आ गई कि राइटिंग की नेसेसिटी किस किस के ऊपर लागू होगी।